technical glitches. I'm Dr. Neeraj Sandhuja, Director of VR9 Retina Center, Gurgaon. I'll be discussing something about some common eye problems and retina problems which we do generally in our clinical practice. सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो आजकल कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो हम देख रहे हैं आज की डेट में ऑनलाइन स्क्रीन यूजेज काफ़ी बढ़ गया है और इवन बच्चों को भी ऑनलाइन कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, स्टडीज़ की जा रही हैं जिससे कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी हैं इसको, क्योंकि स्क्रीन से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, हम इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उनकी आंखों में दर्द हो रहा है, वाटरिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, इवन हेडेक भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें इसलिए कॉमन हो गई हैं कि हम एक दूसरे से बात करते हैं तो 1 मिनट में 10-15 बार ब्लिंक करते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे काम करते हुए हमारा ब्लिंकिंग रेट बहुत कम हो जाता है। हमारी पलकें झपकने की जो कैपेसिटी होती है या याद रखना, हम अपने काम में इतने इन्ग्रॉस्ड होते हैं कि उसमें हम पलकें झपकना भूल जाते हैं। तो जहाँ 1 मिनट में 10-15 बार ब्लिंक करना है, कंप्यूटर पे काम करते हुए वो ब्लिंकिंग रेट 1 या 2 या 3 बार रह जाता है। तो जैसे जैसे हमारा दिन गुजरता जाता है तो उस हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती चली जाती हैं। शाम तक होते होते आंखें लाल हो जाती हैं, वाटरिंग करने लग जाती हैं, इचिंग होने लग जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के सिम्टम्स जो आ रहे होते हैं इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी ये है, चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं, उसमें सबसे ज़रूरी है कि जब भी आप काम कर रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, फ़ोन पे देख रहे हैं, सोशल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो उस टाइम में आप अपनी पलकों को बीच में झपकते रहिए, ब्लिंक करते रहिए कॉन्शियसली, जोर नहीं लगाना, जैसे आराम से ब्लिंक किए बात करते हुए। और हर आधे घंटे के बाद या 20 मिनट्स के बाद एक रूल फॉलो करना है, 20-20-20, जिसका मतलब है कि हर 20 मिनट्स के बाद आपको 20 फीट डिस्टेंस पे, दूर डिस्टेंस पे 20 सेकेंड्स के लिए आंखें खोल के देखना है, और या इवन 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद करके भी आराम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, जब कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपको जो स्क्रीन का जो लेवल है और आंखों का लेवल है, सेम लेवल पे होना चाहिए। अगर आपका पोस्चर भी ख़राब है तो इवन आपकी आंखें थकने लग जाती हैं, पोस्चर, गर्दन में दर्द होने लग जाता है, आपकी आंखें भी थकने लग जाती हैं। और तीसरी बात यह है कि कोई भी लाइट, रूम लाइट या जो आपकी खिड़की से, कोई विंडो से लाइट आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर आंखों पे नहीं आनी चाहिए। ये सब चीज़ें होने से आपकी आंखों पर ग्लेयर पड़ता है और आंखों में डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है, जिससे कि आप अवॉइड करने लगते हैं कि हमें स्क्रीन पे ज़्यादा बैठना पड़ रहा है तो हमारी आंखें थकने लग गई हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, कॉन्शियस ब्लिंकिंग, टेकिंग रेस्ट इन बिटवीन, ग्लेयर ना आए आंखों पर, पोस्चर आपका ठीक ठाक रहे। तो इन सब चीज़ों से आप स्क्रीन को तो छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप कर सकते हैं काम करने के लिए। और जनरली जब आप आई स्पेशलिस्ट को फ़ोन करते हैं, ये सब दिक्कतें आ रही हैं और आप कोविड टाइम में आप बाहर भी नहीं जाना चाहते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, तो हम भी पेशेंट्स को ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं, जो दिन में 3 या 4 बार डालनी होती हैं। ये प्रिजर्वेटिव फ्री ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप्स होते हैं, जिससे कि आंखों में नमी बनी रहती है, ड्राइनेस कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें करके आप अपने आंखों को हेल्दी रख सकते हैं। और इवन पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि हम आंखों को बार बार धो लें। आंखों को बार बार धोना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों में जो गॉड ने टीयर्स दिए हैं उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, तो वो आंखों को मॉइस्ट करके रखते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करके रखते हैं। और जो हम टैप वाटर यूज़ करते हैं आंखों को धोने के लिए, उसमें क्लोरीन होती है जो काफ़ी बड़ा इरिटेंट है। और इवन आप अपना एंटीबैक्टीरियल जो सब्सटेंसेस होते हैं, टीयर्स, वो वाइप ऑफ हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि दिन में 1 या 2 बार आपने अपने सुकून के लिए आंखों को बंद करके ठंडे पानी से धो लिया तो ठीक है। अदरवाइज इसको एज अ रूटीन प्रैक्टिस नहीं करना है कि हम 3-4 बार आंखों को धोते रहे और इसको हेल्दी बनाते रहे। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। एक और चीज़ ज़रूरी है कि बच्चे जब हमारे पास चेकअप के लिए, आई चेकअप के लिए कब आने चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है बच्चों की परफॉर्मेंस क्लास के अंदर ख़राब हो रही होती है और बच्चे मतलब एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाते, तो पेरेंट्स को लगता है शायद बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। तो लेकिन इसका कारण कई बार बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि बच्चों की विजन अच्छी नहीं होती है। जब वो दूर बैठे होते हैं तो ब्लैक बोर्ड जो होता है या जो स्क्रीन होती है स्कूल में, क्लास में, उसको देख नहीं पाते हैं क्लियरली, होमवर्क भी नोट नहीं कर पाते हैं और अपना वापस घर आके
काम भी पूरा नहीं कर पाते जो उनको दिया होता है, क्योंकि क्वेश्चन ही नोट नहीं किए तो आंसर्स उसके क्या लिखेंगे। तो इस स्टेज पे ज़रूरी ये हो जाता है कि पेरेंट्स का भी ये क्वेश्चन होता है बच्चे को आई चेकअप कब करवाना चाहिए। जहाँ तक एक नॉर्मल बच्चे का सवाल है, उसमें जब भी बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, उसको अल्फ़ाबेट्स की पहचान होने लग जाती है, तो बच्चे का चेकअप हो ही जाना चाहिए हर हालत में, क्योंकि यही टाइम होता है हम जो शुरू में बच्चों के किसी ग्लासेस के नंबर को पिकअप कर सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं। और इवन अगर ये ग्लासेस ना लगाए जाएं तो क्या होता है, आंखें कई बार लेजी भी हो जाती हैं, जिसको एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। लेजीनेस मतलब इवन आपने, क्योंकि मेच्योरिटी वाली इमेच्योर एज है, बॉडी भी ग्रो कर रही है, हाइट भी ग्रो कर रही है, आइज भी ग्रो कर रही हैं। तो इस स्टेज पे अगर हम ग्लासेस के नंबर को करेक्ट नहीं करेंगे और सोचेंगे 10 साल के बाद नंबर लगाया जाएगा जब बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो उस टाइम में अगर हम 10-12 साल की एज के बाद बच्चे को करेक्ट भी करते हैं नंबर के लिए, तो उसकी जो विजन की जो कैपेसिटी होती है 6/6 देखने की, वो पूरी नहीं आ पाती है। तो ज़रूरी है कि हम एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन, बच्चे को जब भी उसको अल्फ़ाबेट्स पहचानने की हो जाती है शुरुआत, तो उसको आई डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ज़रूर ले जाएं। और अगर सब ठीक ठाक है तो साल के साल एक बार चेकअप करवाना ही करवाना है। इवन स्कूल्स ने भी स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, जिसमें आई डॉक्टर्स की टीम जाती है। कईयों ने तो अपना ऑफिशियल टाई अप रखा हुआ है डॉक्टर्स के साथ। आई डॉक्टर्स की टीम जाती है और बच्चों को स्क्रीन करती है कि बच्चों को कोई ग्लासेस का नंबर तो नहीं है, या कोई इरिटेशन, इचिंग, कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो ये तो हमने बात की लेज़ी आई की। और चूंकि मैं एक रेटना स्पेशलिस्ट भी हूँ, मेरा काफ़ी काम रेटना रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए रह जाता है। तो मैं 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हाई मायोपिया, हाई माइनस नंबर ग्लासेस और डायबिटिक रेटनोपैथी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, उसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं। पहले हम इसको टच करते हैं, मायोपिया को, हाई माइनस नंबर को। हम देखते हैं कि आज की डेट में अगर हम 10 लोगों को देखते हैं, 2 या 3 लोगों में ग्लासेस का नंबर होता है, और जनरली वो माइनस नंबर का होता है। और अगर ये माइनस नंबर मायोपिया अगर हाई नंबर है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी आइज़ के चेकअप को, ग्लासेस का नंबर तो हमने करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा रेटिना चेकअप भी करवाना है। क्योंकि जितना नंबर आपका ज़्यादा होता है उतना ही रिस्क बढ़ जाता है आपके लिए रेटिनल डिटैचमेंट होने का। बेसिकली जो आँख है, एक ये कैमरा की तरह काम करती है, जिसमें लेंस होता है। ये मैं थोड़ी आपको शेप दिखा देता हूँ। ये हमारा कॉर्निया है और पीछे पूरा रेटिना है। तो होता क्या है कि ये जो है रेटिना पीछे, ये फ्रंट पोर्शन है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, अंदर जाती है और रेटिना पे फोकस होती है। ये जो रेटिना होता है ये मायोपिक पेशेंट्स में काफ़ी वीक होता है। इसके अंदर एक जेली होती है जिससे कि जो रेटिना से अटैच्ड होती है, और वो कई बार रेटिना को जेली श्रिंक करते हुए फाड़ देती है, रेटिना को होल बना देती है। और इवन कई बार जेली श्रिंक नहीं भी करती है तो भी आई बॉल लेंथ इतनी बड़ी होती है मायोपिक पेशेंट्स में कि उसमें रेटिना स्ट्रेच होने लग जाता है, उसकी थिनिंग होने लग जाती है, उसमें वीक पॉइंट्स, लैटिसेस डिजनरेशन, रेटिनल होल्स बनने लग जाते हैं, जिससे कि रेटिनल डिटैचमेंट का रिस्क होता है। रेटिना चूँकि एक ब्रेन का पार्ट है, सेंसिटिव टिश्यू है, जिससे कि हम एक दूसरे को देखते हैं, अगर उसमें डिटैचमेंट हो जाए तो आपकी रोशनी सडनली एकदम से चली जाती है। तो ज़रूरी है कि अगर आप मायोपिक हैं तो आप अपना साल के साल एक बार चेकअप, रेटिना चेकअप रेटिना स्पेशलिस्ट से करवाएंगे करवाएंगे। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि फ्लैशेस आ जाते हैं आँख के अंदर, या ब्लैक स्पॉट्स आने लग जाते हैं, फ्लोटर्स आने लग जाते हैं। अगर ये आपको बीच में कभी भी आने लगें तो भी आपने अपने रेटिना स्पेशलिस्ट को चेकअप करवाना है, क्योंकि ये टाइम होता है जब रेटिना में होल्स बनने का डर रहता है। अगर फ्लैशेस फ्लोटर्स आ रहे हैं तो मान लीजिए 10 लोगों अगर मायोपिक पेशेंट्स को आ रहे हैं तो उनमें से 3-4 लोगों में रेटिनल होल्स बनने का डर रहता है। और अगर शुरू में ही उनको चेकअप कर लिया जाए और रेटिना के वीक पॉइंट्स को लेज़र से सील कर दिया जाए, ग्रीन लेज़र से, बिना किसी सर्जरी के, तो एक बहुत बड़ी रेटिना सर्जरी से बचा जा सकता है और ब्लाइंडनेस से बचा जा सकता है। और एक बीमारी रेटिना की बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो आज की डेट में हमारी प्रैक्टिस का बहुत बड़ा पार्ट बन गई है। आपको पता होगा कि जो डायबिटीज़ है एक एपिडेमिक बन गया है ऑल ओवर वर्ल्ड। जैसे कोरोना फैल गया वैसे ये एक बेसिकली टर्माइट की तरह प्रॉब्लम है डायबिटीज़, जो हमारे पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में इतनी ज़्यादा है। अभी आज की डेट में भी आई थिंक 35 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, और ये आई थिंक 80-90 मिलियन हो जाएंगे 2030 में। आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है डायबिटिक पेशेंट्स का। और आज की डेट में डायबिटीज़ केयर भी बहुत अच्छी हो गई है। तो जैसे डायबिटीज़ केयर अच्छी हो गई है तो उनकी लाइफ स्पैन भी अच्छा हो गया डायबिटिक पेशेंट्स का।
लाइफ स्पैन अच्छा हो गया तो कॉम्प्लिकेशंस भी नेचुरली ज़्यादा होंगी, और जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो आँखों में भी हो सकती हैं, किडनी में भी हो सकती है, हार्ट में भी हो सकती है। तो ज़रूरी है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो आपने अपना चेकअप डायबिटीज़ का डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए करवाना ही करवाना है। क्वेश्चन ये आता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है क्या। जैसा मैंने बताया था कि आँख एक कैमरा की तरह, फिल्म की तरह काम करती है। फिल्म होती है रेटिना और आगे लेंस होता है, लाइट को फोकस करता है, रेटिना में इमेज बनती है और ब्रेन तक मैसेज जाता है। तो बेसिकली एक सिस्टम है जो कहीं पे भी डिसरप्ट होगा तो आपकी विजन खराब हो सकती है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है, जो खून की नाड़ियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं रेटिना की, वो फ्रेजाइल होने लग जाती हैं। फ्रेजिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि खून के धब्बे आने लग जाते हैं रेटिना के अंदर, और धीरे धीरे वो धब्बे बढ़ते जाते हैं और कई बार खून की नाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती हैं, जिसको कि हम विट्रियस हैमरेज बोलते हैं। और अगर ये लीक कर रही हैं और रेटिना के सेंट्रल पॉइंट मैक्यूला पे हैं तो उस स्टेज में आपको मैक्यूलर एडीमा हो जाता है, विजन ब्लर होने लग जाती है। तो ये जानना ज़रूरी है कि जैसे आपको डायबिटीज़ होगी, बीमारी एकदम से नहीं आ जाएगी आपको, इसमें सालों साल लगते हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि डायबिटीज़ पेशेंट का पता ही लेट चलता है कि आपको डायबिटीज़ हुई है, कई साल ऑलरेडी निकल चुके होते हैं। तो हमारी एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस हैं जो एज ए रेटिना स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और जो डायबिटोलॉजिस्ट को भी हम बता के चलते हैं कि कोई भी पेशेंट आपके पास डायबिटीज़ का आता है तो उसको फंडस चेकअप के लिए भेजिए। फंडस होता है डायलेटेड रेटिना चेकअप। इसमें हम क्या करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को कॉल किया जाता है कंप्लीट आई चेकअप के लिए। इट इज़ नॉट फंडस चेकअप। उसमें उनकी विजन चेक की जाती है, ग्लासेस का नंबर चेक किया जाता है, आँख का प्रेशर चेक किया जाता है कि उसमें काला मोतिया तो नहीं है, फिर डायलेट करके देखा जाता है कि उनमें सफ़ेद मोतिया तो नहीं हो गया कैटरैक्ट, या उनमें कोई रेटिना की प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं है। तो ये एक होल सिस्टम है, सिर्फ फंडस चेकअप नहीं है। इट्स अ कंप्लीट थिंग जिसमें हम आगे से लेके आँख के पीछे तक पूरा चेकअप करते हैं। तो आप हमसे पूछेंगे हमें तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है, डायबिटीज़ तो है बट कुछ हो तो रहा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ इज़ लाइक अ टर्माइट, इट विल gradually erode your body system including eyes. जब खून के धब्बे आँख में आते हैं तो शुरू में रोशनी बहुत अच्छी रहती है, कुछ नहीं होता है। इसको सालों साल लगते हैं बीमारी को बढ़ने में। जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ेगी आपकी बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो शुरू की स्टेज में यू विल बी एसिम्प्टोमेटिक, नो प्रॉब्लम, बट देर मे बी अ टर्माइट, देर मे बी अ टिकिंग बॉम्ब इनसाइड द आई विच में एक्सप्लोड एनी टाइम। तो अगर हम उसको शुरू में ही डायबिटिक रेटिनोपैथी को डिटेक्ट कर लेंगे अर्ली स्टेज में, तो हो सकता है आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। हम आपको बोलें कि आप अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करिए और आपकी बीमारी कंट्रोल में रहेगी। और हमने देखा है इवन डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं रिवर्स नहीं होती है, बट इट कैन बी स्टॉप्ड। योर ब्लाइंडनेस कैन बी प्रिवेंटेड एंड यू कैन हैव एज गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एज एनी नॉन डायबिटिक पेशेंट्स। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, नॉन सिवियर, सिवियर एंड प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो माइल्ड और मॉडरेट डायबिटिक रेटिनोपैथी में तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है हमें, रादर जस्ट पेशेंट को चेकअप करते हैं और उसको बता देते हैं कि आपको 4 या 6 महीने के बाद चेकअप के लिए आना है। अगर बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा है तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, लाइक फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी, जिसमें हम आप हाथ में एक छोटा सा इंजेक्शन लगा के आँख की फ़ोटो लेते हैं। नाम बहुत बड़ा एंजियोग्राफी, बट इट्स अ वेरी स्मॉल टेस्ट विच वी डू अंडर एनेस्थेटिक सुपरविजन ओनली, क्योंकि कई लोगों को एलर्जीज भी हो जाती हैं इसकी वजह से। तो इस टेस्ट में हम ब्लड वेसल्स की लीकेज को देखते हैं, कहाँ लीकेज हो रही है, कहाँ लेज़र अप्लाई करना है या नहीं भी करना है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है ओसीटी, ऑप्टिक कोहेरेंस टोमोग्राफी। उसमें हम, ये सीटी स्कैन की तरह होता है आँखों का, जिसमें हम लेयर बाय लेयर रेटिना को चेकअप करते हैं और ये देखते हैं कोई स्वेलिंग तो नहीं है। तो कोई स्वेलिंग हो तो उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की बात है, पहली बात आ जाती है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन मीन्स गुड डायबिटीज़ कंट्रोल। तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं कि आप अपना सबसे पहले जाके कुछ टेस्ट करवाइए, कंप्लीट हीमोग्राम, HbA1c 3 महीने का कंट्रोल, शुगर का, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, ब्लड शुगर फास्टिंग PP एंड ब्लड प्रेशर चेकअप। क्योंकि डायबिटीज़ की बीमारी एक अकेली नहीं है जो आंखों को तंग करती है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, एनीमिया, खून की कमी का होना, ये सारी चीज़ें हमारी खून की नाड़ियों को वीक करती हैं, उनको फ्रेजाइल बनाती हैं
they increase the tendency for bleeding inside the eye. And I always tell my patients, if you are having blood pressure and blood sugar both, they are not 1 + 1 2 enemies, they are 11 enemies you are having. And even if your diabetes is under control, if your BP is not under control, your diabetic retinopathy will not be under control. Basically, this is a kind of mixed retinopathy we see, hypertensive and diabetic retinopathy mixture. So we always tell them, go back to your physician, have good metabolic control, and in meantime also we'll start your treatment. तो आंखों की वजह से, आंखों की तरफ से जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें तो ये रहता है, ट्रीटमेंट होता है लेज़र की फॉर्म में, ग्रीन लेज़र. अगर रेटिना में स्वेलिंग है, छोटी सी स्वेलिंग है, तो उसको हम फोकल लेज़र से ठीक कर देते हैं. और अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई है तो उसके लिए हम पैन रेटिनल लेज़र करते हैं. कुछ अराउंड 1000, 1500, 2000 लेज़र स्पॉट्स लगाते हैं ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं उसको हम श्रिंक कर लें, उसको ब्लीडिंग टेंडेंसी को रिड्यूस कर दें, बट विद गुड मेटाबॉलिक कंट्रोल ऑब्वियसली. अगर हमें लगता है कि स्वेलिंग बढ़ रही है रेटिना में, पेशेंट्स को विजन ब्लर होने लग गई है, तो हम उसमें कुछ खास किस्म के इंजेक्शंस लगाते हैं आँख के अंदर, जिसको इंट्राविट्रियल इंजेक्शन कहते हैं. ये लुसेंटिस, आइलिया, एक्सेंट्रिक्स, अवेस्टिन अलग अलग नाम से अवेलेबल हैं, बट इन इंजेक्शंस के आने से हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ है डायबिटिक पेशेंट्स में, आंखों की रोशनी को बचाने में, प्रिजर्व करने में, इवन इम्प्रूवमेंट में. पहले क्या होता था, डायबिटिक पेशेंट्स आते थे, हम कहते हैं जो चली गई, वी कैन नॉट हेल्प यू. बट नाउ विद एडवेंट ऑफ दिस एंटी-VEGF ड्रग्स, वी टेल देम you will have good quality of life, maintain good diabetes control, maintain good cholesterol control, maintain good blood pressure control, and will treat your eyes, and we are likely to improve your vision also. And that happens actually. But ये कि इंजेक्शंस 1 महीने के लिए काम करता है और हमें कई बार मल्टीपल इंजेक्शंस लगाने पड़ जाते हैं, लेकिन जितनी डायबिटीज़ कंट्रोल में उतनी हमारी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है इसको लगाने की. अगर हम इससे भी आगे बढ़ जाएं, बीमारी की रेटिना में डिटैचमेंट हो जाती है, खून की नाड़ियाँ जो बढ़ रही होती हैं, कई बार वो रेटिना को श्रिंक करके अपनी जगह से डिटैच कर देती हैं. अगर वो डिटैच कर देती हैं उसको बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट. या ब्लीडिंग भी हो जाती है जिसको विट्रियस हैमरेज बोलते हैं. तो ऐसी स्थिति में हमें उनकी सर्जरी करके ब्लड को निकालना पड़ता है और रेटिना को अपनी जगह पे अटैच करना पड़ता है. तो इसके लिए आज की डेट में हमारे पास सब कुछ आजकल कॉस्मेटिकली अच्छा होना चाहिए, पेशेंट कंफर्ट अच्छा होना चाहिए, उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए आफ्टर सर्जरी. सो वी हैव माइक्रो इंसिजन विट्रेक्टमी सिस्टम्स, जिसमें हम 25, 27 गेज विट्रेक्टमी करते हैं. आपने घर में नीडल्स देखी होंगी, सुई धागे वाली, या जो हम इंजेक्शंस लगाते हैं नीडल्स होती हैं 23, 25 गेज की होती हैं, इंसुलिन वाली 30 गेज की होती है. इतनी फाइन नीडल्स के साथ हम सर्जरी करते हैं जिससे कि हम ब्लड को आँख से निकालते हैं और ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन से रेटिना को फ्लैट कर देते हैं. इसको हम बोलते हैं माइक्रो इंसिजन विट्रेस सर्जरी, और इसमें कोई स्टिच भी नहीं लगाना पड़ता. तो अगले दिन पेशेंट को कोई आंखों में इरिटेशन, वाटरिंग वगैरह ये प्रॉब्लम भी नहीं होती है. सो दिस इज द ब्यूटी लाइक विद विच वी कैन प्रिजर्व मोस्ट ऑफ द आइज विद गुड टाइमली कंट्रोल ऑफ डायबिटीज एंड लेजर, एंटी-VEGF ड्रग्स एंड विट्रियस सर्जरी. तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसा मैंने बताया कि इट इज़ लार्जली प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल आल्सो. एक बीमारी और है रेटिना की जिसको हम एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन बोलते हैं. एजिंग तो हो ही रही है सभी की. 50 इयर्स की एज के बाद रेटिना पे कुछ लोगों के स्पॉट्स आने लग जाते हैं जिसको ड्रूसेंस बोलते हैं. इसको एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन बोलते हैं. पेशेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो विजन धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है, और पेशेंट एट्रीब्यूट जनरली करता है कि कैटरैक्ट की वजह से हो रहा होगा, बट ऐसा नहीं है. There are so many things inside the eye which needs to be addressed into. It is not only cataract. मतलब we should not assume anything like मुझे ये हो रहा होगा. Unless and until you show yourself to some eye specialist, you should not assume कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है. और जैसा मैंने बताया, चेकअप में विजन, रिफ्रैक्शन, कैटरैक्ट असेसमेंट, आई के प्रेशर की असेसमेंट, रेटिना असेसमेंट, हर चीज़ की जाती है. कोई भी प्रॉब्लम उसको टाइम पे डिटेक्ट किया जाता है. तो हम इसमें भी एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन में भी डायलेट करके रेटिना चेकअप करते हैं. ड्रूसेंस होते हैं तो उसको ड्राई एएमडी बोलते हैं, ड्राई एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन. अगर वेट है, ब्लीडिंग होने लग गई है, तो उसमें हम उसको वेट एएमडी बोलते हैं. तो ड्राई एएमडी के लिए तो जनरली हम एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल्स देते हैं जिसमें ल्यूटीन या ज़ैंथिन होता है, और कॉपर, जिंक, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और भी होते हैं जो दिए जाते हैं ताकि बीमारी को हम प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर दें. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लो डाउन करना. एज तो बढ़नी है, बट उसके साथ साथ वी हैव टू डिक्रीज द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम.
So by giving antioxidant capsule, studies have shown, even in our experience also we have seen, if like we can prevent the further progression of the disease. सेकेंड थिंग, अगर मान लो वेट एएमडी ब्लीडिंग हो जाती है तो पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएंगे? पहले तो विजन ब्लर हो रहा था, पेशेंट को लगेगा एकदम से ब्लैक स्कोटोमा हो गया कि जहाँ भी वो देख रहा है उसको बीच में काला दिख रहा है, साइडों से नजर आ रहा है, या चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी दिखने लग गई हैं, कोई लाइन है या कोई फिगर है सामने वो डिस्टॉर्टेड है। तो ये सब फीचर्स जो होते हैं ये शो करते हैं कि आईज के अंदर, रेटिना के अंदर ब्लीडिंग हुई है सेंट्रल पॉइंट पे, या उसमें फ्लूइड आया है। तो इस स्टेज पे आगे क्या करना है हमने? फिर क्वेश्चन वही आ जाता है, वेदर वी कैन जस्ट स्टॉप द फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज और वी कैन क्योर इट। जनरली क्या होता है, इसमें मल्टीपल इंजेक्शंस दिए जाते हैं एंटीवेजेफ ड्रग्स के, आइलिया, एक्सेंट्रिक्स, लुसेंटिस या वेस्टिन के। 3 इंजेक्शन हम देते हैं 1-1 महीने के अंतराल पे, ताकि इस बीमारी को कंट्रोल कर सकें। और हर विजिट में ओसीटी किया जाता है, ऑप्टिक कोरेस्टोमोग्राफी, ये देखने के लिए कि विजन कितना इम्प्रूव हुआ है और विजन के साथ साथ ओसीटी में भी क्या इंप्रूवमेंट हुई है। बेसिकली हम पेशेंट की विजन को ट्रीट कर रहे हैं, ओसीटी ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बट ओसीटी इज अ बिग टूल विच हेल्प्स अस नो whether the patient is responding to treatment or not. Sometimes vision improvement doesn't happen, but OCT starts showing shrinkage of eye disease. So that is also a wonderful tool, optimal tool for the optimization of treatment. तो इस इंजेक्शन को हम 3 महीने के लिए रिपीट करते हैं एवरी मंथ, ओसीटी के हिसाब से, विजन के हिसाब से, एंड देन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द आई वी सी कि हमें और फर्दर ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करके चलते हैं। और हमने देखा है कि पेशेंट्स आज से जो हम 10 साल पहले करते थे, 5 साल पहले करते थे, जब हमारे पास ये एंटीवेजेफ इंजेक्शंस नहीं थे, तो पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ वाज गोज डाउन, इट गोज फॉर 6। तो ये बहुत ज़रूरी है कि विद द एडवेंट ऑफ ऑल दिस advanced techniques, we are able to maintain good quality of vision in a sizable proportion of patients, not only elderly but in kids also. And another one more disease I will touch upon, premature kids, which are very close to my heart. I have been doing treatment for premature kids for their retinopathy of prematurity for the last 22 years, and I'm happy to share that I must have treated maybe 300 babies, 600 eyes, and we have lost only 2-3 babies of eyes of such babies actually. And what is retinopathy of prematurity? Basically, it is a disease of premature children who are less than 34 weeks of pregnancy gestational age, or birth weight is less than 1700 grams. So all these babies who are premature, they need to be seen by a retina specialist in their nursery itself, or if they have been discharged from nursery in IOPD setup, to rule out whether they have retinopathy of prematurity. Because in retinopathy of prematurity, the blood vessels of premature kids, the retina is not fully mature. It may be only the vascularization may be half, 1/3, or maybe 2/3. So what happens? There is hypoxia in the eye, which releases some certain factors called VEGF. So VEGF expression increases in the eye, and the eye starts bleeding inside, and it may lead to shrinkage of retina, and the child may land up into total retinal detachment, loss of vision for whole life. Such a liability for parents, whole life. You can imagine what can be the fate of the child and parents also. So very important, I tell all my pediatrician friends and neonatologist friends, even also they are also aware, any child who is 34 weeks of gestation or less than 1700 grams has to be screened for ROP when the child is 1 month old. If the pregnancy is less than 28 weeks, you will be surprised, like we are able to save 24 to 28 weeks babies also, and they are more likely, the smaller the kid, more chances of developing retinopathy of prematurity. So it is very important to screen them well in time and treat them. And treatment is again done with 2 forms, laser and anti-VEGF injections. And wonderful results with all these 2 therapies. But if there are various stages, like stage 1, 2, 3, 4, 5. In stage 3, we treat the baby, or if it is aggressive posterior ROP. But if the child develops stage 4 or 5, I'm telling you, if you do 10 surgeries, only 1 or 2 eyes, we are able to save some amount of vision in such child. So prevention is the strategy.
timely screening is a strategy. So this is the thing we need to follow for all premature kids, even all aging patients, all diabetic patients. So this is in a nutshell. And I would like to thank all of you on behalf of Click to Click Clinic and VNI Center for listening to us. And Clinic to Clinic will again come up with wonderful scientific sessions to you. Thank you very much. In case you have any questions, I will be able to help you out. And one question is coming like TV viewing for a long time. As I said, TV viewing doesn't affect your eyes, but you should not watch TV in a dark room. It should be a brightly lit room. No light should get reflected from the eyes. And you should be in habit of conscious blinking while watching the TV. And yes, the TV screen usage should be limited. Otherwise, you're likely to land up into dryness in your eyes. And again, question is like, my eyes are watering a lot for a few months. See, it could be possibly dry eye. You can use lubricant drops, but it can be a glasses number refractive error also. So it will be better in case you don't get any relief by putting lubricant drops. You should go to your local eye doctor and get your eyes screened for any glasses number checkup. So that is what is required. So any other questions? I would be happy to answer. Anyway, thank you very much for listening to me, and wish you good luck, and take care of your eyes in COVID times, because this is the time you should visit to doctor only if there is an emergency. And these emergencies are like if you develop any sudden loss of vision, or you are having any conjunctivitis or redness in eyes, or you are a diabetic patient and having floaters, flashes, or you have been receiving anti-VEGF drugs earlier, then you should go to your eye doctor. And in our clinic also, we are taking all COVID precautions. We give appointment to patients. We check the temperature of the patients as soon as they enter the clinic at the gate itself, and we'll ask for the history of cough, fever, because if there is any fever, cough, we tell the patient to stay at home and try to help with their problems by a telephonic consultation only. And when the patient enters into our clinic, they are being given sanitizer and a mask also if they are not wearing a mask, because the idea is to not only to protect yourself, but to protect the staff and doctors also, because we have to serve you also. And in clinic also, we maintain social distancing, because patients are not able to allowed to sit more less than 6 feet. And we also do wear goggles, glass shields, mask, and gloves also, to better serve you, and so that you should not land up into any problem by visiting to our clinic. And I wish you good luck and stay safe in COVID times. Stay positive, and I hope this thing will be over in another few weeks' time and we all will meet. Thank you very much.